आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। वो लड़ाई जिसने ब्रिटिश राज की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब सोचिए, सिर्फ व्यापारियों की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मराठा साम्राज्य को कैसे घुटनों पर ला दिया। और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। सच तो यह है कि अंग्रेजों को उन्हें हराने की, कह सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी। मराठा साम्राज्य तो खुद ही अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ढह गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और माहौल को समझते हैं। ये बात है 18वीं सदी की। उस वक्त का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और जब इतनी बड़ी ताकत कमजोर होती है तो एक एक पावर वैक्यूम सा बन जाता है, एक खाली जगह जिसे भरने के लिए नई ताकतें मैदान में उतरती हैं। और इस मैदान में दो सबसे बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ मराठा साम्राज्य, जो उस वक्त अपने चरम पर था, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके इरादे बहुत बड़े थे। तो मराठों की सबसे बड़ी ताकत, और कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, इसे समझने के लिए हमें उनके सिस्टम को देखना होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखता है, पर अंदर से पूरी तरह बंटा हुआ है। देखिए, मराठा साम्राज्य कोई एक राजा का राज नहीं था। ये एक तरह का परिसंघ था। मतलब कई ताकतवर मराठा सरदारों का एक गठबंधन। कहने को तो सब साथ थे, पर असल में सब सत्ता के लिए एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। और इस गठबंधन के 5 बड़े पिलर थे, या कह लें पावर सेंटर्स। पूना के पेशवा, जो एक तरह से प्रधानमंत्री थे, फिर बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। ये सब अपने आप में बड़े ताकतवर थे और इनकी वफादारी का कोई भरोसा नहीं था, वो बदलती रहती थी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, फितना। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी जिसमें आप दुश्मन के घर में ही फूट डालकर उसे कमजोर करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मराठों ने खुद इसी फितना का इस्तेमाल करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, और अब अंग्रेज ठीक यही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। तो अगर हम दोनों ताकतों को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। मराठों के पास थी भारी भरकम फौज, जबरदस्त घुड़सवार सेना और एक से बढ़कर एक काबिल जनरल। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास था बेहतर मिलिट्री डिसिप्लिन, एडवांस्ड तोपें और एक यूनिफाइड कमांड। मतलब फैसले एक जगह से होते थे। और सबसे बड़ी बात, उनकी डिप्लोमेसी और जासूसी का नेटवर्क कहीं ज्यादा बेहतर था। और इन्हें हालात में होती है पहली बड़ी टक्कर, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ये एक तरह से दोनों ताकतों के लिए एक टेस्ट मैच जैसा था। तो होता यह है कि एक मराठा दावेदार रघुनाथ राव पेशवा बनने के चक्कर में अंग्रेजों से मदद मांग लेता है, और बस यहीं से जंग छिड़ जाती है। लेकिन वडगांव की लड़ाई में महाजी सिंधिया जैसे शानदार जनरल ने अंग्रेजों को ऐसा फंसाया कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा। आखिर में सालबाई की संधि हुई और युद्ध एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस संधि के बाद करीब 20 साल तक शांति तो रही, पर यह वो शांति थी जिसके नीचे तूफान पल रहा था, तनाव लगातार बढ़ रहा था। और फिर आता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये वो मोड़ था, वो निर्णायक पल, जब अंग्रेजों ने ऐसा वार किया जिसने मराठा साम्राज्य की आज़ादी को लगभग खत्म ही कर दिया। और एक बार फिर अंग्रेजों को यह मौका किसने दिया? खुद मराठों ने, उनकी आपसी लड़ाई ने। हुआ ये कि होलकर परिवार ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया। अब बेचारे पेशवा डर के मारे भागे भागे किसके पास गए? जी हाँ, अंग्रेजों के पास। अंग्रेज भी चालाक थे। वो जानते थे कि ये पेशवा अब बस नाम का राजा है, इसकी कोई ताकत नहीं बची। इसीलिए जब उन्होंने उसके साथ बेसिन की संधि की तो वो खुद इसे कहते थे एक सिफर के साथ संधि। मतलब एक जीरो के साथ की गई संधि। एक ऐसे राजा के साथ डील जिसके पास कोई असली पावर ही नहीं थी। और ये संधि, ये मराठों के लिए एक तरह से गुलामी का दस्तावेज थी। देखिए इसमें क्या क्या था। पहला, मराठा इलाके में कंपनी के 6000 सैनिक रहेंगे। दूसरा, इन सैनिकों का खर्चा उठाने के लिए मराठे अपनी जमीन देंगे। और तीसरा, सबसे अहम, मराठे अब अपनी मर्जी से किसी से जंग या समझौता नहीं कर सकते। मतलब अपनी पूरी की पूरी आज़ादी उन्होंने अंग्रेजों के हाथ में दे दी। तो बस इस संधि ने दूसरे युद्ध पर तो मोहर लगा दी, लेकिन साथ ही इसने आखिरी और फाइनल टकराव की जमीन भी तैयार कर दी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध।
ये मराठों की तरफ से आज़ादी पाने की एक आखिरी बेताब कोशिश थी। सब सरदारों ने मिलकर अंग्रेज़ों को निकालने की कोशिश तो की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज़ पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और संगठित थे, और ये कोशिश बहुत जल्द नाकाम हो गई। और नतीजा सबके सामने था। एक एक करके सारे बड़े मराठा सरदार हार गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाकर दूर भेज दिया गया। सिंधिया, होलकर, भोसले सब पर ऐसी संधियां थोपी गईं कि उनकी सारी ताकत ही खत्म हो गई। वो अब बस नाम के शासक रह गए थे। और इसी के साथ मराठा परिसंघ का अंत हो गया। पेशवा का जो पद कभी मराठा शान का प्रतीक हुआ करता था, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो सवाल यह है कि हम आज इस कहानी की बात क्यों कर रहे हैं? इन युद्धों का आज क्या मतलब है? देखिए, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहली बात, मराठों के हारने का मतलब था कि अंग्रेजों को चुनौती देने वाली आखिरी बड़ी हिंदुस्तानी ताकत खत्म हो गई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की कह सकते हैं सुपर पावर बन गई। और तीसरा, इसने ब्रिटिश राज की औपचारिक स्थापना के लिए दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी साम्राज्य के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? दरवाजे पर खड़ा कोई बाहरी दुश्मन, या फिर घर के अंदर ही पैदा हो रही दरारें? मराठों की कहानी शायद इसका जवाब हमें देती है।